चलो दूगो विधि पढ़ा दिया गया है। कौन कौन हो गया? एगो आलेखीय विधि, अभी आलेखीय विधि बताए नहीं है लेकिन दूगो चीज हो गया। एगो हो गया प्रतिस्थापना विधि, स्थापना विधि, और एक हो गया विलोपन विधि। हम 4 गो विधि बताए थे कि 4 गो विधि से क्या बनता है, बनता है समीकरण। अब इन दोनों में पूछा जाए कि कौन सबसे आसान विधि, तो विलोपन विधि मेरा क्या है, आसान था। इसको थोड़ा इधर उधर बनाने का देखो, जो जैसा समझ गया उसके लिए वही आसान। तो लेकिन हम लोग ज़्यादा जानते हैं कि विलोपन विधि सबसे आसान होता है। तो ये दोनों हमारा कंप्लीट हो गया। आज तीसरा विधि चालू करना है, वज्र गुणज विधि, और यही अबकी के 2026 के एग्जाम में गुणज विधि, अबकी के मैट्रिक के एग्जाम में यही इसी से सवाल आया था। समीकरण दिया हुआ था, अब बोला था कि वज्र गुणज विधि से इसको हल करें। चलो अब इसी विधि को हम लिखते हैं। वज्र गुणज विधि। तो रैखिक समीकरण यानी कि 2 चर वाला रैखिक समीकरण का रूप क्या है, मानक रूप क्या है? तो लिखे थे ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो ये तो ई तो 1 हुआ, तो इसको हम कहेंगे कि a1x b1y और c1। ये पहला समीकरण के लिए लिखते हैं। और दूसरा समीकरण के क्या लिख सकते हैं, a2x प्लस b2y अब प्लस c2 बराबर 0। देखो 1 1 1 लगा, मतलब कि ये क्या था मेरा पहला समीकरण, और ये 2 2 2 लगा है तो दूसरा। अब जब हम चालू कर रहे थे प्रतिस्थापना विधि में, तो बताए थे कि कौन क्या है, किसका कितना हल होता है। एक प्रतिच्छेदी रेखा था, एक समपाती रेखा था और एक समानांतर रेखा। तो उसी सब से ये जांच करेंगे। तो उसका हम रूप क्या लिखे थे, उसका रूप लिखे थे हम a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। ये काम करने वाला है इस विधि में, वज्र गुणज विधि में ये काम करने वाला है। a1 बटा a2 यानी कि कहने का मतलब है कि जो समीकरण दिया रहेगा ना, तो सबसे पहले हमको वज्र गुणज विधि बनाने के लिए हमको a1 का मान छांट लेना है, a2 का मान, b1 के मान, b2 के मान, c1 और c2 के मान हमको लिख लेना है अलग अलग। अब इसको बनाने के लिए एक सूत्र लिख रहे हैं, देखो ध्यान से। सूत्र वज्र गुणज विधि के लिए एक सूत्र है, क्या है? तो सूत्र है मेरा b1 बटा b2 c1 बटा c2 a1 बटा a2 और b1 बटा b2। ध्यान से देखना। अब इसके ऊपर हम कर दे, इसके ऊपर हम लाइन बैठा देते हैं। अब ये क्रॉस होता है, यानी कि कहने का मतलब है कि b1 का गुना करेंगे c2 से और b2 का गुना करेंगे c1 से। ऐसा ही है, c1 का गुना करेंगे a2 से और इसका गुना करेंगे हम c2 का a1 से। a1 का गुना करेंगे b2 से और a2 को गुना करेंगे हाई जो b1 बटा b1 इंटू c2, ये c1 इंटू b2, ये x, ये y, और ये लास्ट वाला में हम लोग करते हैं ये 1, और इन सभी के बीच में होता है बराबर। अब इसी को जब सूत्र बनाया जाए ना, सूत्र तो कैसे बनेगा, ध्यान से देखना। x बटा, तो क्या बोले हैं कि b1 में c2 से गुना करना है, तो b1 इंटू c2, यहाँ पे होगा माइनस इंटू c1 इंटू b2, अब बीच में क्या दिए हैं बराबर। तो ये x के लिए हम किए और y के लिए करेंगे, तो y बटा क्या लिख सकते हैं, तो c1 इंटू a2, c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1, c2 इंटू a1, फिर बीच में काची काची ने 1 बटा, अब क्या लिख सकते हैं, अब लिख सकते हैं a1 इंटू a2 b2 माइनस a2 इंटू, थोड़ा सा जगह कम हो गया, थोड़ा सा रुक जाओ, इसको और फैला देते हैं, थोड़ा छोटा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, a1
इंटू B2 माइनस A2 इंटू B1। थोड़ा ये फार्मूला देख लेना। तो इसी फार्मूला से हमारा वज्र गुणज विधि बन जाएगा। ठीक है, तो ये नोट कर लो, उसके बाद सवाल लेके आते हैं। नोट कर लो, हट जाते हैं। चल मिटा रहे हैं, मिटा दे। अब जो बोला गया है कि ये तीन रूप हम लिखे थे, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, इसका तीन रूप लिखा गया था। एक और क्या लिखे थे, तीनों लिख देते हैं। A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। एक और क्या लिखा गया था, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। अगर हम कह दे कि A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के, तब ये क्या होगा, इसके कितने हल होंगे? हम रेखा नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं कि कितने हल होंगे? केवल एक हल होंगे, केवल एक हल। हम कह दे कि A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के, लेकिन बराबर नहीं है B1 बटा B2 C1 बटा C2 के, तब इसका कितना हल? कहेंगे कि कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। अब वहीं अगर कह दे कि तीनों बराबर A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1, तब कितने हल? अपरिमित रूप से अनेकों हल, अपरिमित रूप से अनेकों हल, अनेकों हल। ये याद दिलवाना जरूरी था क्योंकि इसका काम इसमें चलने वाला है। अब हम बोले कि इस तीनों में से कौन से मेथड में ये बनेगा, मतलब कौन सा रूप में ये बनेगा। कहने का मतलब है कि ये केवल एक हल वाला बनेगा समीकरण के, कोई हल वाला नहीं कि अपरिमित से अनेकों वाला। तो किसका कितना हल होगा तो बनेंगे। तो बताए थे कि जो जिसमें केवल एक हल होगा, कहने का मतलब कि A1 बटा A2 बराबर नहीं होगा B1 बटा B2 के, उसी रूप में हम समीकरण को हल करेंगे, या नहीं तो नहीं होगा। इसका तो कोई हल होइबे नहीं करेगा, ये अनेकों हल होगा। तो जांच करने के लिए बता दिए हैं पहले ही, जो भी समीकरण दिया रहे तो सबसे पहले हमको क्या करना है, जांच कर लेना है वो A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 के। अगर इसके अलावा ये दोनों आया तो समय बर्बाद नहीं करना है, सीधा लिख देना है। अगर ये दोनों मिल गया A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 के, तो सीधा देख लेना है कि ये दोनों बराबर हुआ, मतलब कि ये आगे बनने वाला नहीं है, इसका कोई हल नहीं हो सकता है। अगर तीनों बराबर हुआ तो क्या करेंगे कि ये अनेकों हल, वही जा लिख के हम अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे, अगला सवाल पर देखेंगे। तो इसको मिटा रहे हैं। देखो सवाल वही कह रहा है, हम सवाल का हेडिंग तो नहीं लिखेंगे लेकिन ध्यान से पढ़ के बता देते हैं। बोला है सवाल में कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय मतलब यही केवल एक हल, किसका कोई हल नहीं, या किसके अपरिमित रूप से अनेकों हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणज विधि से हम लोग बनाएंगे, या नहीं तो नहीं बनाएंगे। जिसमें से पहला नंबर का पहला सवाल दिया है, पहला नंबर का पहला सवाल दिया है x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0, और दूसरा समीकरण दिया है 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। ये कौन सा समीकरण? पहला। और ये कौन सा? दूसरा। याद रखना है कि जब भी हम वज्र गुणज विधि बनाएंगे ना, तो हमेशा c जो होगा, c का मान बराबर के इधर होगा और बराबर के उधर क्या होगा? 0। हमेशा वज्र गुणज में अगर ये 3 यानी कि c का मान बराबर के उधर रहे तो हमको बराबर के बायां साइड ले लेना है और हमेशा उधर 0 रहेगा। ये याद रखना है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। अब इसको हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, देखो ध्यान से। तो सबसे पहले हम कैसे लिखेंगे? A1 A2 B1 B2 लिखेंगे। तो ये पहला समीकरण में देखो, तो यहाँ पे x का मान कुछ नहीं दिया है, मतलब कि A1 का मान क्या लिखेंगे? 1 बोला गया है। जब नहीं रहेगा तो क्या करना है? 1।
B1 का मान क्या दिख रहा है? -3, माइनस को नहीं छोड़ना है। और C1 का मान क्या दिया है? ये भी -3 ही दिया है। अगर दूसरा समीकरण में जाए तो A2 का मान क्या दिखा रहा है? 3। B2 का मान क्या दिखा रहा है? -9। और C2 का मान क्या दिखा रहा है? अब हम जांच कर लेते हैं, कैसे? A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। तो जांच कर लेते हैं। A1 का मान कितना है? 1। A2 का मान 3। B1 का मान -3। B2 का मान -9। C1 का मान -3 और C2 का मान -2। देखो है तो कटेगा नहीं, लेकिन इसको अगर ध्यान से देखा जाए तो कटने वाला है। 3 एकम 3 और 3 3 का 9। अब हम लिखना चाहें तो 1/3 बराबर 1/3 बराबर -3/2। अब देखो तो तनी हई A1 बटा A2 बराबर हो गया B1 बटा B2 के। इस स्थिति में बनेगा? बनबे नहीं करेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसका कोई हल नहीं है। बस यहीं से मेरा ये आंसर हो गया। ज़्यादा आगे बढ़ना जरूरी, समय बच गया कि नहीं? अगर जाके हम बनाना चालू कर देते, आके वहां पे कटबे नहीं करता, x और y का मान कट के 0 आ जाता, दोनों एक के साथ। और जब कट के दोनों 0 आ गया तो हम निकालेंगे किसका मान? तो यही मेरा आंसर होगा। पहला का क्या हो गया आंसर? इसका कोई हल नहीं है। ठीक है, चल उतार। उतर गया होगा। देखो यहाँ पे ये कर लेना है, क्योंकि ये दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं है, तो इसको बीच में हम क्या करेंगे? काट देंगे। ना तो सेम छाप मत देना सब, क्योंकि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 है, लेकिन C1 बटा C2 नहीं है, तो इसीलिए हम इसको बीच में काट दिए। अगर तीनों बराबर कर देते तो वो अपरिमित रूप से अनेकों हल, जो कि है नहीं, वो ये क्या है? इसका कोई हल नहीं है। तो पहला मेरा ये बन चुका। अब दूसरा नंबर सवाल देखो क्या बोला है, मिटा देते हैं। सवाल नंबर 2, एक का दूसरा 2x प्लस, बोलो तो तनी सवाल नंबर 2, 2x प्लस y बराबर 5 और दूसरा क्या दिया है? 3x प्लस 2y बराबर 8। अब ध्यान से देखो, अभी पीछे वाला ही सवाल में हम बताए थे कि c का मान अगर बराबर के उधर हो तो वज्र गुणज विधि में जब भी बनाएंगे तो c का मान हमको बराबर के इधर आना चाहिए, बायां साइड। तो हम c के मान को इधर करेंगे। चलो सॉल्यूशन यहां से कर रहे हैं। अब e बनेगा, देखना ध्यान से। तो इसको हम सेम लिखेंगे 2x प्लस y। e जो प्लस में है 5 इधर आया तो माइनस, और उधर क्या हो गया? 0। ये कौन सा समीकरण बना? पहला। दूसरा में देखेंगे तो 3x प्लस 2y, ई प्लस में है तो इधर है तो -8 बराबर 0। ये कौन सा समीकरण? अब क्या करेंगे? A1 A2 B1 B2 ये निकालेंगे। तो A1 का मान कितना हो गया? 2। B1 का मान कितना हो गया? माइनस नहीं है, क्योंकि y प्लस में है, इसीलिए ये 1 होगा। और C1 का मान कितना है? -5। वही अगर देखा जाए तो A2 का मान कितना है? 3। B2 का मान कितना है? 2। और C2 का मान कितना है? अब देखो, हम बार बार हम चेक नहीं करेंगे कि ये क्या है, ऐसे तुम लोग अब दिमाग लगा लेना। देखो ये A1 बटा A2 B1 बटा B2, ये 2/3, ये 1/2 बराबर है नहीं है, मतलब कि इसका क्या होगा? एक हल होगा। और जब एक अद्वितीय हल होगा और उस स्थिति में ये बनेगा, तब हम बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे? क्या लिखे थे अभी फार्मूला? देखो 2-3 बार फार्मूला लिख देते हैं, ऐसे याद होगा कि जब भी बृहद गुणज विधि कहेगा तो अभी फार्मूला लिखे थे। क्या था? B1 बटा B2 C1 बटा C2 A1 बटा A2 और B1 बटा B2। इसके ऊपर छतरी के ऊपर क्या था? इसके ऊपर और इसके ऊपर, अब बीच में क्या था? बराबर। अब जगह लेगा, क्योंकि ये फॉर्मूला लिखा गया था। तो B1 को B2 के साथ, C1 को C2, भले B1 को C2 के साथ और B2 को C1 के साथ, C1 को A2 के साथ और C2 को A1 के साथ, A1 को B2 के साथ और A2 को B1 के साथ। अब हम इसका क्या लिखेंगे?
सबका वैल्यू लिखेंगे। अभी तो फार्मूला हम लिख दिए, अब सबका क्या लिखे, वैल्यू। तो पहले क्या तुम लोगों को दिख रहा है B1 और इसके बाद B2। देखो तो B1 का मान कितना है 1, तो 1 अब बटा 2। C1 बटा C2, C का मान कितना है -5 अब -8। उसके बाद क्या है A1 बटा A2 कितना है 2 बटा 3। उसके बाद B1 बटा B2, B1 का मान कितना है 1 और B2 का मान कितना है 2। क्रॉस गुना कर दे, इसको इसके साथ, 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 इसको इसके साथ। x इसके ऊपर, y इसके ऊपर 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अभी अभी गुना किए हैं, इतना दिख रहा है इसमें नहीं, तो उधर देखो बड़ा कर रहे हैं। अब देखो, अब चलो हो जाएगा, इतना में हम कर देंगे। अब ध्यान से अगर देखा जाए, इसको 2 भाग में बांट रहे हैं, इधर तक ले आ रहा है ना, हाँ तो बस। अब ध्यान से देखो, अभी अभी फार्मूला कैसे लिखे हैं, तो ये x ऊपर हो जाएगा। अब क्रॉस गुना करो तो -8 में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा -8। अब फार्मूला का माइनस है, अभी लिखे हैं। अब -5 में 2 से गुना करेंगे तो -5 दूना के 10। अब कोई पूछे कि इसको ब्रैकेट में क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, बदलने वाला है। उसके बाद बीच में क्या दिया गया है बराबर, ऊपर y लिखेंगे। देखो अब y में क्या किया है, 5 को 3 से गुना किया है, तो -5 में 3 से गुना करेंगे। याद रखना है कि पहले ऊपर वाला लिखना है, पहले ऊपर वाला पहले लिखना है। तो -5 में 3 से गुना करेंगे, -5 3 15। फार्मूला का क्या है माइनस, दे दे। फिर यहाँ -8 में 2 से गुना करेंगे, 8 दूना के 16, माइनस में होगा, ब्रैकेट बंद, बराबर। ऊपर फिर क्या होगा 1, अब बटा, फिर 2 में 2 से गुना करेंगे 4, फिर माइनस, क्योंकि इसमें 3 में 1 से गुना करेंगे 3, हो गया। अब समझ रहा है सब कि क्या करना है। तो -8 अब प्लस माइनस, भले माइनस माइनस प्लस 10 बराबर y बटा -15 अपना जगह पे, माइनस माइनस प्लस 16 बराबर 1 बटा 4 में से 3 गया 1। अब इसको एक बार और लिख सकते हैं, -8 में से +10 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, यानी कि 10 में से -8 गया 2, माइनस में नहीं प्लस में, क्योंकि प्लस वाला संख्या बड़ा है। और ये y बटा 16 में से 15 गया तो 1 बराबर 1 बटा 1। हमको निकालना है x और y का मान, ऐसा तो नहीं, हमको निकालना है x और y का मान। तो ध्यान से देखना, इसके आगे हम बता रहे हैं। अब करना क्या है, ये तो मेरा C1 का मान है, C1 बटा C2, B1 बटा B2 और A1 बटा A2 हुआ। तो अब करना क्या है कि ये A1 बटा A2 को ना क्या करेंगे, ये एक बार लेंगे C1 बटा C2 के साथ, तो ये हो गया x बटा 2, अब बराबर है ना 2 बराबर क्या आएगा 1 बटा 1 आएगा। ध्यान से समझना जो बोल रहे हैं कि एक बार हमको x का मान C1 के साथ लेना है और एक बार C1 का मान y के साथ लेना है। तो अब क्रॉस गुना करो, x में 1 से गुना करेंगे x, अब बराबर है बराबर 2 में 1 से गुना करेंगे 2, यानी कि एगो मेरा आंसर आया 2। और एक बार लेंगे y बटा 1, अब बराबर C1 बटा C2 1 बटा 1। क्रॉस गुना करो, y में 1 से गुना करेंगे y और 1 में 1 से गुना करेंगे 1, यानी कि x का मान मेरा 2 और y का मान 1, यही मेरा आंसर होगा। चलो उतार लो। अब आई होप कि समझ गया सब, थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन ये बन जाएगा।